नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर निगम के विवाह भवन में मेयर अरुण राय, सदर एसडीएम, नगर आयुक्त की अध्यक्षता में पुराने 1 से 30 वार्ड के लाभुकों को राशन कार्ड कैंप लगाकर किया गया राशन कार्ड वितरण। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई आयोजित। निःशुल्क आयुष्मान कार्ड निर्माण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग किशोरी का हुआ अपहरण, जगह जगह छापा मार रही है पुलिस। बिस्फी में प्रेम प्रसंग के मामले में खुदकुशी किए गए मामले में लड़की के पिता के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज। झंझारपुर रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने किया निरीक्षण, साथ ही अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। मंडल रेल प्रबंधक ने वाजपेयी नगर से लौकहा बाजार स्टेशन तक रेलवे ट्रैक एवं स्टेशनों का किया निरीक्षण। लदनिया के खाजूडी जनता कॉलेज में शिक्षकों व कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना 15वां दिन भी जारी। और गोवा पोखर और महादेव मंदिर कुआं का हुआ जीर्णोद्धार, मेयर अरुण राय ने किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर निगम के विवाह भवन में राशन कार्ड वितरण के लिए कैंप लगाया गया। इस कैंप में मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के द्वारा आवेदन किए हुए कुल 157 लाभुकों के बीच राशन कार्ड का वितरण किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के सभी योग्य लाभुकों को उनके द्वारा आवेदन किए जाने के 30 दिनों के अंदर उन्हें राशन कार्ड प्रदान कर दिया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के सभी योग्य लाभुकों को उनके द्वारा आवेदन किए जाने के 30 दिनों के अंदर राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने पर यह कार्ड बना दिया जाएगा। नगर निगम विवाह भवन में राशन कार्ड वितरण के लिए आयोजित कैंप में लाभुकों के बीच कार्ड का वितरण करते हुए एसडीएम अश्विनी कुमार ने यह बात कही है। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसके साथ ही इन परिवारों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। शिविर आयोजित करने के लिए मेयर अरुण राय ने धन्यवाद देते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र की जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी के साथ समन्वय स्थापित कर काम किया जा रहा है। लाभुकों को योजना से जोड़ने का मामला हो या फिर आधारभूत संरचना के विकास का, निगम तेजी से काम कर रहा है। नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि यह अच्छी पहल है। अनुमंडल स्तर से काम करने की जो पहल हुई है वह सराहनीय है। डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। हर तरह से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। मौके पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार, वार्ड पार्षद मनीष कुमार सिंह और अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान सभी एसडीएम अश्विनी कुमार का स्वागत किए गए। नीलम देवी, फरजाना परी, मोहम्मद हुकुम हसन, जिला देवी संजय कुमार यादव, कुमारी विनोद कुमार, सोनी कुमारी विनोद कुमार, रुखसार मोहम्मद समीर, मोहम्मद सोहेल, पुराना वाला 30 वार्ड है, उसमें जो है नाम बोल रहे हैं वो आप लोग यहाँ राशन कार्ड प्राप्त करेंगे। शाहजादी बेगम, आले अहमद, कुमारी कमलेश कुमार, कुमारी, मोहम्मद सिकंदर अली। थैंक यू सर। यहाँ उपस्थित मधुबनी के माननीय मेयर साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर सर, डिप्टी मेयर साहब,
इस मधुबनी नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद महोदय तथा सभी सम्मानीय लाभुकगण, राशन कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है बल्कि सरकार से किसी भी लाभ प्राप्त करने का आपका एक आधार है। अगर आपको राशन कार्ड प्राप्त होता है तो उसी आधार पे आप आयुष्मान कार्ड धारी के लाभुक हो जाते हैं। और शहरी गरीबों को सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की एक रहती है, अगर उन्हें कुछ बीमारी हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा होता है। और आयुष्मान कार्ड अगर आपका बन जाए तो सरकारी में तो सबसे फ्री में इलाज होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी एक सीमा तक आपका इलाज हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कैशलेस, मतलब वो पैसा सरकार आपको देती है। उसके साथ साथ आपको कल को इंदिरा आवास के लिए अपना आवेदन देना है या अन्य किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करना है, जो शहरी एक आवास योजना होता है, वो सब इसी राशन कार्ड के आधार पर बनता है। तो हमारा लक्ष्य है हमारे पूरे अनुमंडल में और विशेषकर मधुबनी नगर निगम में कि कोई भी जो लाभुक इस कार्ड को रखने की योग्यता रखते हो वो इससे वंचित ना रहे। इसके लिए हमने अभी एक अभियान चलाया था, जितने भी लोगों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया सबको हमने कैंप मोड में डिस्पोजल कराया। और हमारा एक अवेयरनेस के प्रति करने के लिए एक लक्ष्य था कि हम कैंप लगा के हर जगह इस कार्ड को बंटवाए। इसके लिए हम माननीय मेयर साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैंने इनसे डिस्कस किया कि शहर में बनाए हैं राशन कार्ड को इसको बांटना चाहते थे, काफी हर्षित हुए और बोले कि विवाह भवन में हम लोग एक आयोजन करवा के सभी लाभों को दिलवाएंगे। इनके लाभों में जागरूकता भी आएगी और राशन कार्ड जो वंचित रह गए हैं वो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे। आप लोगों को हम अभी राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया के बारे में बता देना चाहते हैं। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया काफी सरल कर दी गई है। अगर आज आप अप्लाई करते हैं तो 30 दिनों के अंदर अंदर हम लोग उस कार्ड पे निर्णय ले लेते हैं इस कार्ड को यस करना है कि नो करना है। और अगर कोई बहुत अमीर ना हो, हम लोग बहुत लिबरल होते हुए सरकार की जो आने देने की योजना है उसके तहत हम लोग राशन कार्ड इशू कर देते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आप सबसे आसान तरीका है अप्लाई करने का। आप किसी भी साइबर कैफे में या फिर अगर आप कंप्यूटर घर में कोई बच्चा जानता है, आप जानते हैं तो EPDS आपूर्ति विभाग का एक वेबसाइट है, उस पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। उसमें सभी मेंबर, जितने मेंबर को आप उसमें जोड़ना चाहते हैं उसका आधार कार्ड लगेगा, एक व्यक्ति का आवासीय और परिवार का एक आय प्रमाण पत्र बनेगा। बस यही आय प्रमाण पत्र का सीमा जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है वो 1,20,000 की सीमा निर्धारित की गई है। जो भी नौकरी पेशा लोग नहीं रहते सामान्यतः उनका आय उस सीमा के अंदर बन ही जाता है। बस यही 3 चीज के साथ आप अप्लाई कर दीजिए। 30 दिनों के अंदर अंदर हमारे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर ही आपके घर पे जाके जांच कर देंगे जहाँ इनका कोई बहुत आय का सोर्स नहीं हो, उसके आधार पर हम लोग ओके कर देते हैं और राशन कार्ड बना देते हैं। तो ये इतना ही एक सरल प्रक्रिया है। दूसरा एक प्रक्रिया RTGS के माध्यम से वो थोड़ा सा गुरु है। अगर कुछ किसी को अर्जेंसी रहता है, जैसे कि कभी कभी हमारे पास केसेस आते हैं कि एम्स में भर्ती है और हम लोग काफी गरीब हैं, हमारा वहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम लोग को तो 2-3 दिन में आवेदन लेके अगर आज आवेदन लिए तो 2-3 दिन के अंदर हम लोग स्पेशल केसेस का मामले में कर देते हैं। लेकिन जो जनरल प्रक्रिया है वो मैक्सिमम 1 महीना के अंदर अंदर उसको हम लोग डिस्पोजल कर देते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मतलब आपके माध्यम से आने वैसे लोग जो कि राशन कार्ड के बारे में जिनको नहीं पता है या नहीं अप्लाई कर पाए हैं, आप अपने माध्यम से बताएंगे कि जो भी गरीब हो जिनका 1,20,000 आय सीमा में आते हैं और मधुबनी अनुमंडल या नगर क्षेत्र के वासी हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करें। 1 महीना के अंदर सबका हम राशन कार्ड बना देंगे। इसके लिए हम सभी वार्ड पार्षदों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में इस अवेयरनेस को फैलाइएगा, आप आवेदन करवाइएगा। अगर लगता है किसी लाभुक को लगता है या हमारे माननीय पार्षदों को लगता है कि इनका राशन कार्ड देने में विलंब आ रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जो एप्लीकेशन आप किए हैं उस एप्लीकेशन का एक व्हाट्सएप आप हमको कर दीजिए। मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, हम उसको सप्ताह भर के अंदर हर हाल में डिस्पोज कर देंगे। पुनः आप सभी लाभुक जिनको आज राशन कार्ड मिला है, आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज आपको एक ऐसा कार्ड मिला है जो कि आपको आजीवन, मतलब जब तक आप जिएंगे तब तक आपको अनाज प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। ये कार्ड आपका एक अधिकार पत्र है, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको अनाज मिलेगा और आपको इस अनाज के अधिकार से कोई रोक नहीं सकता है, बढ़ेगा नहीं घटेगा कभी नहीं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। विशेषकर कृतियाँ हमारी ज्यादा इस कार्ड के ऑनरशिप में आई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अनाज हर महीने की दुकान से प्राप्त करिएगा और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। पुनः मेयर साहब का मुनिसिपल कमिश्नर सरकार
डिप्टी मेयर साहब का तथा सभी वार्ड पार्षदों का हम बहुत बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद करते हैं कि आप लाभुकों के साथ ये इंटरेक्शन करवाए, इतना अच्छा कैंप लगाए। पूरा सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का प्रोत्साहन करने के लिए हमें अगला तालुका माने मेरे हिसाब से कि बहुत अच्छा है। मधुबनी जिला में आज मधुबनी जिला का जनता अपने आप के बहुत भाग्यशाली है, बहुत नसीब वाले हैं कि ऐसे डीएम साहब, एडीओ साहब, एसपी साहब मधुबनी जिला में है। एक एक काम तत्परता से वो दिखाते आ रहे हैं और दिखा रहे हैं। आज जो एडीओ साहब के माध्यम से राशन कार्ड जो वितरण हो रहा है, ये राशन कार्ड नहीं समझिए, एक परिवार में 5-5 7 परिवार को भोजन मिलने का काम एडीओ साहब के नेतृत्व में अपने मेहनत करके एक एक जनता को, हमारे जनता को खुश करने के लिए आज इतने समय बीतने के बाद जो एडीओ साहब समय निकाल करके आए हैं और घर घर राशन कार्ड सबसे बात हुआ एडीओ साहब से, हमारे रीजन में एक भी घर घर राशन कार्ड मिलना चाहिए, एक भी लोग वंचित नहीं है। ये हम आपसे आशा करते हैं एडीओ साहब से कि हमारा जनता आपके यहाँ जाए तो आप वैसे भी कर्मठ आदमी है, जगे हुए हैं, एक एक काम पे ध्यान देते हैं, तो हमारे जनता को एक एक राशन कार्ड जिनको जरूरी हो आप देने का कृपा करेंगे और गरीब जनता के मधुबनी से जिला से आप दुआ लेके जाएंगे। यही कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। से होता है तो मैं आज नगर निगम की जनता के समक्ष पुनः तालियों के साथ अपने एसडीओ साहब का स्वागत करता हूं। हमारे कर्मठ में अरुण जी हमेशा कोसा रहते हैं कि जनता की सेवा हो। हमारे आयुक्त महोदय वो भी कोसा रहते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ संक्षेप में कि किसी भी तरह की आपकी समस्या है, हम लोग हाकिम से मिलकर आपकी समस्या का निदान करेंगे। चाहे वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड का मामला हो, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मामला हो, इन सारी समस्याओं पर हम लोग देखेंगे और हम और मेयर साहब दोनों इस मुद्दे पर तत्पर रहते हैं। आज जिन लोगों का राशन कार्ड बन गया है वो मेयर साहब, एसडीओ साहब और आयुक्त महोदय के माध्यम से आपको मिल जाएगा। जो बाकी रह गए और जो कंटिन्यू वंचित है उसके लिए भी हम लोगों का प्रयास होगा कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। आप हम लोग से सीधा संवाद करेंगे, आपका काम तरीका से लेके यहाँ तक में जहाँ हेमंत साहब मौजूद है, जो होगा हम लोग उस सेवा को देने के लिए तैयार हैं। आप इधर उधर भटकिएगा नहीं, दलालों के चक्कर में नहीं फंस। आज नगर निगम के विवाह भवन में माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में हम लोग लगभग 157 राशन कार्ड का वितरण किए हैं। आपके माध्यम से हम सभी मधुबनी नगर वासियों को बताना चाहते हैं कि सरकार को सभी गरीब लाभुकों को अनाज उपलब्ध कराने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। उसके लिए राशन कार्ड अनिवार्य है। राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। ऑनलाइन माध्यम से अगर कोई आवेदन करते हैं तो उन्हें परिवार के एक व्यक्ति का आवासीय और परिवार का आय प्रमाण पत्र के साथ सभी व्यक्तियों का आधार कार्ड चाहिए होता है। बस इतना ही तीन चीज चाहिए, आय प्रमाण पत्र, आवासीय और आधार कार्ड। इसको लगा के लोग ईपीडीएस मतलब जो आपूर्ति विभाग का एक वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन वो अप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर हम लोग इसको जांच करा के राशन कार्ड बनवा देते हैं। क्षेत्र भ्रमण में या बाकी सोर्सों से हमें लगातार पता चलता है कि बहुत सारे वैसे योग्य लाभुक हैं जिनको राशन कार्ड अभी तक नहीं मिला है। तो 157 व्यक्ति का आज हम लोग दे दिए। आप लोग इसको अवेयरनेस फैलाएं ताकि सभी लोगों में ये जागरूकता जाए। वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और 30 दिनों के अंदर अंदर हम लोग उसका डिस्पोज कर देंगे और फिर 1-1.5 महीने बाद नगर निगम क्षेत्र में हम यहीं पे कैंप लगवा के सभी लोगों के समक्ष उपस्थित होकर हम फिर 500 से अधिक राशन कार्ड का हम लोग फिर से एक वितरण करेंगे। बहुत सारे लोग मधुबनी जिला शहर में ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन नहीं कर पाते, उनको ऑफलाइन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी?
ऑफलाइन का जो माध्यम है वो अपना राशन कार्ड का जो आवेदन है वो होता है, वो कलम से भर के आरटीपीएस मतलब जो प्रखंड का आरटीपीएस सेंटर है वहाँ पे आवेदन करेंगे और वहाँ से फिर वो हमारे लॉगिन पे आता है। तो वो प्रक्रिया में थोड़ा सा एक लॉगिन से दूसरे लॉगिन पे जाता है, थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, तो उस माध्यम से भी लोग कर सकते हैं, वो भी हम बनवा देंगे। उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति को खुद नहीं आता है, किसी जो एक साइबर कैफे सेंटर है उसमें 20-25 रुपए का एक नॉर्मल सा फीस लेता है, वो अपना 20-25 रुपए फीस देके वहां से आप ऑनलाइन करवा दें। तो दोनों ही माध्यम है, दोनों ही विकल्प है। और इक्का दुक्का केसेस में जिनको कोई ऑप्शन नहीं है वो हमारे ऑफिस में आते हैं, हम लोग अपने ऑपरेटर के माध्यम से उसका हम लोग फॉर्म भरवा देते हैं। तो सभी माध्यम हम लोग खुले रखे हैं, जो बिल्कुल ही निसहाय है उसको हम लोग अपने माध्यम से भी भरवा के उनको हम राशन कार्ड उपलब्ध करवा देंगे। हमारा लक्ष्य है कि एक भी व्यक्ति जो योग्य हो वो राशन कार्ड के लाभ से वंचित ना रहे, क्योंकि राशन कार्ड ही आगे चल के सभी प्रकार के लाभ का आधार बनता है। चाहे आयुष्मान कार्ड हो, इंदिरा आवास में आपको नाम जुड़वाना हो या सरकार से अन्य किसी भी प्रकार का लाभ हो, तो उसको हम लोग दिलाने के लिए संकल्पित हैं, तत्पर हैं और वो हम उनको दिलवाएंगे। राशन कार्ड के लिए कौन कौन से पात्र माने जाते हैं? राशन कार्ड के लिए सरकार के द्वारा जो आय सीमा निर्धारित की गई है वो 1,20,000 की वैध स्रोतों से आय सीमा से अगर कम है तो वो राशन कार्ड के लिए पात्र है। अगर 3-4 कमरे का मकान नहीं है, मतलब 1 या 2 कमरे का मकान है तो वो भी है। सरकारी नौकरी घर इत्यादि में नहीं हो, ये सब है। तो मतलब अधिकांश लोग राशन कार्ड के पात्रता को रखते हैं। जो लोगों के घर गाड़ी और बंगला घर जो अपने कमाई पे सक्षम है, वो लोगों के पास ही आधार कार्ड है, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ दिन पहले बंद कराया गया था। हम लोग रिक्वेस्ट किए थे वैसे लोगों को, तो हमें काफी खुशी हुई कि लगभग 3,000 के आसपास कार्ड जो था लोगों ने खुद आके सरेंडर किया। तो वो लोग स्वतः अब एक राशन कार्ड को सरेंडर कर रहे हैं, गरीबों के हक में अपने जो अधिकार को है वो छोड़ रहे हैं। इसके लिए हम पूरे मधुबनी क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हैं कि आपने गरीबों के हक में अपना हक छोड़ा ताकि हम गरीबों को वो लाभ दिलवा सकें। सर, कुछ ऐसे लाभार्थी है जिनका किसी कारणों से नाम छूट चुका है सर, तो उसको नाम जोड़ने के लिए क्या प्रावधान है? नाम जोड़ने और नया बनाने का एक ही प्रावधान है। प्रपत्र का मतलब नया कार्ड, प्रपत्र का मतलब नाम जोड़ना। उदाहरण के लिए किसी परिवार में 5 व्यक्ति है, 4 जने का नाम है, 1 का नाम नहीं है, तो वो वही राशन कार्ड नंबर को डाल के प्रपत्र खा का आवेदन कर लेंगे। ये तो हम लोग 15 दिन के अंदर अंदर डिस्पोजल करते हैं। उनको सिर्फ अपना आधार कार्ड देना होगा। सर, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? उनको सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड, सिर्फ आधार कार्ड। अगर पहले से किन्हीं का परिवार में राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम में प्रपत्र ख का एक ऑप्शन होता है, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिर्फ आधार कार्ड फीड करके आवेदन दे दें। वो हम लोग 15 दिन के अंदर अंदर बना देते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान आयुष्मान कार्ड निर्माण से लेकर विभिन्न जिला भर के कार्यों की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। पंचायतों में कचरा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि पंचायतों में कचरा प्रबंधन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सुचारू रूप से चलाने हेतु मासिक शुल्क के रूप में 30 रुपये प्रति माह की वसूली हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जहां जहां कचरा प्रबंधन इकाई का निर्माण हुआ है वहां अधिक मात्रा में कचरे से खाद बनवाने का कार्य शुरू करें, साथ ही उत्पादित खाद की बिक्री सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायतों में नियमित रूप से सभी घरों से कचरा का उठाव हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन पंचायतों में कचरा प्रबंधन सामग्रियों का क्रय नहीं गया है वहां गुणवत्तापूर्ण सामग्री का शीघ्र क्रय करें। उन्होंने सभी बीडीओ को कार्यालय को साफ सफाई एवं कार्यालय कार्य संस्कृति पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया। उन्होंने जयनगर प्रखंड कार्यालय सहित कई स्थानों पर जल जमाव की समस्या के समाधान को लेकर संबंधित रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने CWJC MJC के पेंडिंग मामले को गंभीरता से लेकर ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुपालन से संबंधित सभी पेंडिंग न्यायालय संबंधी मामलों को ससमय अनुपालन कर विधि शाखा का
रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम में सोख्ता का निर्माण, कुओं के जीर्णोद्धार, पोखरे के जीर्णोद्धार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोख्ता निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी और घटते भूगर्भीय जल स्तर को देखते हुए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए अधिक से अधिक सोख्ता का निर्माण, छत वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार के स्तर से हो रहे प्रयास के अतिरिक्त इसमें व्यापक जन सहभागिता जरूरी है। व्यापक जन सहभागिता के लिए लोगों के बीच वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। जिलाधिकारी ने नगर निगम मधुबनी को जल जीवन हरियाली अभियान एवं नल जल योजना में तेजी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने आर्थिक हल युवाओं के बल निश्चय योजना अंतर्गत समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ जिले के युवाओं को पूरी सहजता से मिले, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में किए गए कार्यों का विपत्र जल्द से जल्द जमा करना सुनिश्चित करें एवं निर्वाचन कार्यों में उपयोग हुए वाहनों के विपत्रों का वाहन को सांग से जांच करा के जल्द से जल्द विपत्र और लॉग बुक जमा कराएं। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ बीपीआरओ को निर्देश दिया कि सभी एमओआईसी से समन्वय स्थापित कर लोगों में आयुष्मान कार्ड निर्माण हेतु प्रचार प्रसार करावे और घर में सभी सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि सभी बीडीओ निःशुल्क आयुष्मान कार्ड निर्माण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान में विशेष अभिरुचि लेकर इसे सफल बनाएं। जिलाधिकारी ने बैठक से अनुपस्थित जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्पष्टीकरण के साथ वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा प्रदान की जा रही पेंशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, राशन कार्ड के लंबित मामलों सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता देते हुए सभी महादलित टोलों के योग्य लाभुकों की पहचान की जाए ताकि योजना को समय से लागू किया जा सके। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार लाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कार्यालय की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की भी बात कही। पंजियों के रखरखाव एवं संधारण को लेकर भी कई निर्देश दिए। उन्होंने लॉग बुक का संधारण अनिवार्य रूप से करने एवं नियमित रूप से लॉग बुक की जांच करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा हेमंत कुमार सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। भेजा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग किशोरी का अपहरण हो गया है। वहीं इसको लेकर अमृता के भाई ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। पुलिस मामले को लेकर जगह जगह अमृता की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस जगह जगह छापा मार रही है। अपहरण के संबंध में किशोरी के भाई ने मामला दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया है कि अपने घर से निर्मली कॉलेज पढ़ने जा रही थी, रास्ते से गायब हो गई। पुलिस द्वारा तलाश शुरू कर दी गई है। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। बिस्फी के बहुचर्चित प्रेम प्रसंग मामले में खुदकुशी को लेकर मृतका के पिता ने सिलोखर गांव निवासी अभिजीत कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। गौरतलब हो कि बल्हाघाट से धौंस नदी में कूदकर मृतका ने अपनी जान दे दी थी और एक सुसाइड नोट पीछे छोड़ा था। वहीं इस मामले को लेकर मृतका के पिता ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर अपनी पुत्री का यौन शोषण करने के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिस्फी प्रखंड में प्रेम प्रसंग के मामले में खुदकुशी किए गए मामले में लड़की के पिता के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज के लिए दिए गए आवेदन में कहा गया है कि थाना क्षेत्र के सिलोखर गांव निवासी अभिजीत कुमार मेरी पुत्री को प्रेम के जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करते रहे। जब मेरी पुत्री शादी करने की बात उक्त लड़के से करने लगी तो वे
टाल मटोल करने लगा। इस बात की जब मुझे जानकारी मिली तो अपनी पुत्री के साथ लड़के के घर जाकर उसके माता पिता से शादी करने को आग्रह किया। उसके पिता दिनेश शर्मा एवं माता रीना देवी अपने लड़के के साथ शादी करने से इनकार करते हुए मुझे एवं मेरी पुत्री को गाली गलौज करते हुए धक्का देकर घर से भगा दिया। उसके बाद भी मेरी पुत्री लड़के अभिजीत को बार बार फोन कर अपना वादा पूरा करने का व शादी करने का आग्रह करती रही। इसके बाद भी जब लड़का शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरी पुत्री थक हार कर 20 जुलाई को संध्या बल्हा घाट के पुल से धौस नदी में कूदकर अपनी जान गंवा दी, जिसका शव 22 जुलाई की सुबह एसडीआरएफ टीम एवं बिस्वे पुलिस के द्वारा नदी से बरामद किया गया। पुलिस निरीक्षक सब बिस्वे थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। झंझारपुर रेलवे स्टेशन का डीआरएम विनय कुमार श्रीवास्तव ने जांच पड़ताल किया। गौरतलब हो कि डीआरएम के द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां एक एक कर रजिस्टर के हिसाब से कर्मियों से पूछताछ की गई, उनसे बातचीत की गई। वहीं अपने ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों पर स्पष्टीकरण भी पूछा गया है। झंझारपुर रेलवे स्टेशन के डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने सघन जांच पड़ताल करते हुए निरीक्षण किया। बता दें कि झंझारपुर लोकहा रेलवे लाइन का निरीक्षण के दौरान वापसी समय में झंझारपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम झंझारपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद सभी कार्यालय का बारीकी से निरीक्षण करते हुए रेलवे अधिकारी कर्मचारी का उपस्थिति रजिस्टर चेक किया गया और उसी दौरान रेलवे के सभी विभाग के अधिकारी को सामने पुकार कर उपस्थित देखा गया। जो अधिकारी सामने नहीं आए उनका गायब होने का स्पष्टीकरण पूछने की बात कही गई है। जांच के दौरान यात्री प्रतीक्षालय में बैठने की व्यवस्था नहीं देखकर तत्काल इसकी व्यवस्था करने का स्थानीय अधिकारी को निर्देश दिया गया। उसके बाद प्लेटफॉर्म पर गंदगी देख सफाई कर्मी से पूछताछ किए और गंदगी को तत्काल सफाई करने का निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने सड़क और बगल की वाहन स्टैंड के बारे में भी जानकारी लिए और जिसमें स्टैंड इंचार्ज से लगी हुई वाहन की रसीद या टिकट मांग किए, जो इंचार्ज नहीं दे पाए। रेलवे सड़क का निरीक्षण करते हुए पूर्वी अंदर पास तक पहुंच गए और स्थानीय लोगों की मांग पर मुख्य सड़क से स्टेशन का मुख्य द्वार तक सड़क जोड़ने की बात कही और उसका दिशा निर्देश दिए और जल्द अतिक्रमण हटाने और सड़क निर्माण कराने की बात अधिकारी को कहा गया, जो कि सड़क अतिक्रमण के कारण वर्षों से नहीं बन पा रहा है। डीएम आर्क ने अंदर पास के बगल स्थित काली मंदिर के उत्तर बगल होकर मुख्य सड़क में जोड़ने की बात कही। सफाई नहीं, आप क्या देखते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या देखते हैं, आपकी ड्यूटी लिस्ट क्या है? पैसेंजर कम्युनिटी कौन देखता है? नहीं, आपके अलावा भी कोई कमर्शियल क्लास है? कौन है? कहाँ है? कब जाएंगे? सर आएगा सुजीत जी कहाँ है? पता करिए किस तरह कब आएंगे। और झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मंडल रेल प्रबंधक विनय कुमार श्रीवास्तव ने लोकहा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि DRM विनय कुमार श्रीवास्तव झंझारपुर लोकहा बाजार रेलखंड के 2 बोगी वाले स्पेशल ट्रेन से लोकहा स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने बारीकी से जांच पड़ताल की। मंडल रेल प्रबंधक विनय कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को झंझारपुर लोकहा बाजार रेलखंड में 2 बोगियों वाली स्पेशल ट्रेन से पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम रेलखंड के आखिरी रेलवे स्टेशन लोकहा का बारीकी से निरीक्षण किया। सिटिंग अरेंजमेंट एवं स्टेशन निर्माण को लेकर रेलवे अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। DRM द्वारा लोकहा बाजार स्टेशन तक के रेलवे ट्रैक एवं स्टेशनों के अमान परिवर्तन कार्य का निरीक्षण किया गया, जहां उनके साथ समस्तीपुर रेल मंडल के सीनियर DEN कोऑर्डिनेशन संजय कुमार, डिप्टी C कंस्ट्रक्शन मंटू कुमार उनके साथ शामिल थे। वाचस्पति नगर से लोकहा बाजार रेलखंड की दूरी 23 किलोमीटर के बीच आने वाले स्टेशनों के अलावा सिग्नलिंग ट्रैक, पुल, पुलियों एवं अन्य संरचनाओं का रुक कर निरीक्षण किया गया। DRM विनय श्रीवास्तव ने संवाददाता राशिद रजा को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी माह सितंबर तक झंझारपुर जंक्शन से लोकहा बाजार तक 2 सवारी गाड़ियों का परिचालन आरंभ हो जाएगा। हालांकि 2 बोगियों वाली स्पेशल ट्रेन को देखने के लिए लोगों का रेलवे स्टेशन पर जमावड़ा लगा रहा। भारत नेपाल सीमा से सटे लोकहा बाजार रेलवे स्टेशन से साधनों के आयात और निर्यात को लेकर व्यापारियों से जानकारी ली गई, जिसमें स्थानीय पत्रकार संजय सौर्या तथा राशिद रजा के आग्रह पर सड़क मार्ग होते हुए भारत नेपाल सीमा के लोकहा बॉर्डर स्थित स्तंभ संख्या 246 के समीप पहुंचे, जहां SSB चेक पोस्ट पर लोकहा SSB के इंचार्ज अफसर खान, कस्टम विभाग के अधिकारी प्रभु नारायण ठाकुर समेत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गौरी शंकर, शारदा नारायण कलंत्री,
अजय गुप्ता समेत बॉर्डर के मौजूदा हालात एवं रेलवे के राजस्व को लेकर जानकारी हासिल की। TRS के बाद आज इंस्पेक्शन होना है, क्या कमियां बेसी पाई गई, क्या निर्देश दिया गया है? अभी तो ये नोटिस किया मैंने कि जो पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं वो अभी पूरी होनी बाकी हैं, जैसे कि यूरिनल हो गया, पीने का पानी हो गया, पाइपलाइन का कनेक्शन वगैरह है, लेकिन पंप अभी बैठा के चालू नहीं किया गया है। FOB अभी बन रहा है, वो भी कह रहे हैं कि 1 महीने में बन जाएगा, जो फुट ओवरब्रिज होता है। थोड़ी बहुत जो लूप लाइन्स हैं, जो ट्रैक्स हैं, उनमें अभी कमियां हैं, उनको ठीक करना बाकी है। तो वही मुझे लगता है कि 15-20 दिन 1 महीने में जो है पूरा हो जाएगा। परिचालन कब से शुरू हो जाएगा? परिचालन मैंने अभी बताया कि बरसात के अंत तक 30 सितंबर तक शुरू करने की आशा है हमें। तो ऑलरेडी मतलब झंझारपुर से वाचस्पति नगर तक तो ट्रेन ऑलरेडी मंजूर की जा चुकी है। तो मतलब लंबी दूरी की भी गाड़ी चलेगी सर? देखिए वो तो डिमांड पे है, अगर एनालिसिस करते हैं हम लोग उसको, मतलब पूरी कि कितने पैसेंजर जो हैं कहाँ जाना चाहते हैं। अभी तो लोग झंझारपुर या सकरी या दरभंगा से गाड़ियाँ पकड़ते हैं। तो अभी फर्स्ट फेज में तो हम झंझारपुर से लेके और लौका बाजार तक गाड़ी चलाएंगे, जो डेली बेसिस पे चलेगी, अप एंड डाउन करेगी। उसके बाद अगर यहाँ से ये समझ में आएगा कि ज़्यादा लोग लंबी दूरी की जाने में यहाँ से सीधे, क्योंकि बसें यहाँ से कितनी बसेस मेरे ख्याल से 100 ओवर है, पर डे 3-4 बसें चलती हैं। हाँ, पर पूरी ट्रेन चलाने के लिए तो 3-4 बस हमारी मतलब कम पड़ेगी। नहीं, क्या देख लेंगे, हमारी एनालिसिस करेंगे। कन्वर्ट कर लेते हैं ना सर, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता, कुछ लोग जाके दरभंगा से पकड़ लेते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि फर्स्ट फेज में हम सवारी गाड़ी चलाएंगे, ठीक है, जिसके 2 या 4 फेरे लगेंगे। उसके बाद जैसी जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से मतलब इस पर हम गाड़ियाँ बढ़ा सकते हैं। तो कब तक उम्मीद किया जाए सर? मैंने बताया आपको कि अभी बरसात सितंबर एंड तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद मुझे लगता है कि गाड़ी चल सकती है। थोड़ी बहुत कमियां हैं अभी ट्रैक में, वो ठीक हो जाएंगी तब तक 1 महीने। अभी क्योंकि निर्माणाधीन है और हैंडओवर नहीं हुआ है हम लोगों को। 1-2 इशू था सर। हाँ। जैसे अंडरपास जहाँ पे है, हाँ। और एक पॉइंट हमने LCS 43 से जस्ट आगे है, वहाँ पे क्या है कि बरसात में मतलब इतना पानी अभी भी है उसमें। अभी ऐसा है कि हर जगह पंप लगा रहे हैं हम लोग, अभी भी निर्माणाधीन है, इसीलिए मैंने पहले लेकिन वहाँ ड्रेनेज किया जा सकता है। देखिए मैं जो अभी जो देख के आया हूँ, सबसे हाईएस्ट पॉइंट हर जगह रेलवे ट्रैक है, बाकी सब काफ़ी लो लाइंग एरिया है, बहुत ही नीचे लेवल पे है। तो पानी तो अगर ज़्यादा बरसात होगी तो वहाँ भरेगा ही भरेगा। अभी हम सारे अंडरपास को कवर कर रहे हैं शेड से, और आई थिंक अधिकतर हो चुके हैं, 2 बचे हुए हैं जो कि चल रहे हैं, वो भी मुझे लगता है 15-20 दिन में पूरे हो जाएंगे। और जहाँ जहाँ जैसा आपने बताया, जहाँ ज़्यादा शिकायत आ रही है वहाँ हम पंपिंग की व्यवस्था कराएंगे। लेकिन अगर बहुत बरसात होती है और पूरा इलाका भर जाता है पानी से, तो फिर पंप करके भी हम कहाँ डालेंगे पानी, वो परेशानियाँ आती है। ठीक। देन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। लदनिया के खाजेडीह जनता कॉलेज में बीते 9 जुलाई से शिक्षक व शिक्षिका समेत शिक्षकेतर कर्मी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 9 जुलाई से जारी अनिश्चितकालीन आज 15वें दिन मंगलवार को भी जारी रहा। उनका कहना है कि जब तक उनकी सारी जायज मांगे नहीं पूरी की जाती है, यह आंदोलन जारी रहेगा। लदनिया प्रखंड के खाजेडीह स्थित सुखदेव महतो जनता कॉलेज के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा बीते 9 जुलाई से जारी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में जारी अनिश्चितकालीन धरना 15वां दिन मंगलवार को जारी है। प्रोफेसर गौरी शंकर कामत, भोला प्रसाद महतो, शंभुनाथ झा एवं काशी प्रसाद सिंह के नेतृत्व में आयोजित धरना को संबोधित करते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा जल्द ही प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा भी कॉलेज प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं किए जाने के बाद अनिश्चितकालीन अनशन किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि कॉलेज शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा कॉलेज प्रशासन से जायजा मांग किए हैं, जिसको लेकर पूरा करने में कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। कॉलेज प्रशासन के द्वारा मांग को पूरा नहीं करने के कारण हमें अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ रहा है। वक्ताओं ने कहा कि हमारी मांगों में राज्य देश के अनुसार 20 जनवरी 2019 से 23 तक कॉलेज के आंतरिक स्रोत का 70% राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। अनुशंसित पद पर कार्यरत कर्मचारियों का पद सृजन अविलंब कराएं।
एवं किसी भी परिस्थिति में बिना पूर्व के सूचना के कर्मचारियों का मासिक वेतन बंद नहीं किया जाए। इसके अवकाश प्राप्ति से खाली होने वाला पद पर कार्यरत कर्मचारियों को ही रखा जाए। कॉलेज में संचालित कर्मचारी कल्याण कोर्स की राशि 2018 से अद्यतन कर्मचारी कल्याण कोर्स में जमा किया जाए एवं राशि केवल कर्मचारियों के कल्याण में ही खर्च किया जाना चाहिए। जो कर्मचारी अवकाश प्राप्त कर चुके हैं उसे सेवा से मुक्त किए जाने के साथ अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन लागू किया जाए। धरनास्थल पर प्रोफेसर राममूर्ति महतो, कामनंद प्रसाद, डॉक्टर सुभाष चंद्र, विजय कुमार सिंह, नरेंद्र नारायण मेहता, रवि नारायण यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। धरना को पूर्व जिला पार्षद विजय सिंह कुशवाहा ने अपना समर्थन दिया। इस संदर्भ में पूछे जाने पर जयनगर एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ मामले पर प्रबंधन विचार करेगा। उन्होंने कहा कि धरना स्थल पर लदिया बीडीओ को भेजा गया था। इन लोगों के मांग को ऑडिट के लिए जिला प्रशासन को लिखा गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मंगलवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया गया। युवा लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विभय कुमार झा ने इस लोक कल्याणकारी बजट की जमकर सराहना की है। मधुबनी, दरभंगा, पटना संसद में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया गया। आधारभूत संरचना के विकास सहित रोजगार पर जोर दिया गया। इसमें नौकरी पेशा लोगों को आयकर स्लैब में बदलाव कर राहत दी गई। युवा लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विभय कुमार झा ने इस लोक कल्याणकारी बजट को लेकर केंद्र सरकार की सराहना की है। मीडिया से बात करते हुए लोजपा नेता डॉक्टर विभय कुमार झा ने बताया कि नई कर प्रणाली के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान इस बार वित्त मंत्री ने नई कर प्रणाली में 3 से 7 लाख रुपए तक 5% कर का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर करदाताओं को कई टैक्स नहीं देना होगा। 7 से 10 लाख रुपए तक की आमदनी वालों के लिए 10% टैक्स का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने के अनुसार नए ऐलानों से 4 करोड़ लोगों को नई प्रणाली में 17,500 रुपए तक का लाभ होगा। वित्त मंत्री ने पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन कर कटौती 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। सरकार के इस फैसले से देश के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। इस बजट में बिहार को क्या मिला, इसके जवाब में लोजपा नेता डॉक्टर विभय कुमार झा ने बताया कि बजट में धार्मिक पर्यटन पर जोर दिया गया है। बोध गया और नालंदा अब पूरी दुनिया के नजर में आएंगे। केंद्र सरकार ने बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किया है। यह हम जैसे हर बिहारियों के लिए गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग विकास के कई दावे करती है तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई तो दूर, विद्यालय का भवन तक निर्माण नहीं किया जाता है। कई जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं और उसी जर्जर भवन में पठन पाठन के लिए शिक्षक भी मजबूर होते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं जयनगर प्रखंड की। प्रखंड के कई ऐसे विद्यालय हैं जहां विभाग के द्वारा जर्जर भवन व विद्यालय की कार्यशैली को लेकर जांच की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन उसे फिर एक बार ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और प्रखंड क्षेत्र के कई ऐसे विद्यालय विहीन भवन में बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जयनगर में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से के पाठक के विभाग से विरमित होने के साथ व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश समाप्त नजर आ रही है। विद्यालय विहीन में भवन निर्माण को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर जांच कराते हुए स्वीकृति दी गई, लेकिन अब ये मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हालांकि विभागीय अभियंताओं के द्वारा जल्द भवन निर्माण की बात बताई जा रही है। जयनगर प्रखंड के कई स्कूलों में भवन का अभाव वर्षों से लंबित है। विभाग द्वारा स्कूल भवन के जीर्णोद्धार व निर्माण में भेदभाव कर रही है। यही कारण है कि कई विद्यालयों में लोहे के चदरे से भवन का निर्माण कराया गया है, लेकिन अत्यंत ज्वलंत समस्या से विभाग बेखबर है। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 यूनियन टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय में 2 कमरा वाला विद्यालय भवन वर्षों से क्षतिग्रस्त है।
यहाँ 4 शिक्षक के सहारे 161 छात्रों का पठन पाठन हो रहा है। दोनों क्षतिग्रस्त कमरा छात्रों के जिंदगी को मौत में बदल सकती है। बावजूद शिक्षा विभाग त्वरित कार्रवाई नहीं किए हैं। विद्यालय के एचएम प्रवीण कुमार निराला ने बताया कि भवन क्षतिग्रस्त होने की सूचना विभाग को दिया गया है। विभागीय अभियंता स्थल पर जांच कर चुके हैं। बावजूद भवन निर्माण में विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों पूर्व बने 2 कमरे काफी पुराने होने पर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कमरे के अभाव के कारण विद्यालय संचालन के समय बच्चों को कमरा के बदले खुले आसमान के नीचे में बैठना पड़ता है, जिसको लेकर अभिभावकों के द्वारा विरोध और विवाद किया जाता है। बरसात के दिनों में पानी से जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती रहती है, जिससे बच्चों के बीमार होने की स्थिति में छुट्टी देना पड़ता है। जानकारी के अनुसार उक्त विद्यालय में ग्रामीण अब्दुल वहाब, मोहम्मद अनवारुल, मोहम्मद शमशाद तथा अन्य ने बताया कि विद्यालय का भवन काफी पुराना और जर्जर हो गया है। अपने बच्चों को भय के साए में पठन पाठन के लिए भेजते हैं। क्षतिग्रस्त भवन होने के कारण कभी भी एक बड़ी घटना घट सकती है। सरकार को समय रहते भवन को तोड़कर नया भवन निर्माण करना चाहिए। इस संदर्भ में पूछे जाने पर कनीय अभियंता सचिन कुमार ने बताया कि भवन निर्माण को लेकर टेंडर की प्रक्रिया में भेजा गया है। जल्द भवन निर्माण कार्य पूरा होगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मंगलवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया। वहीं राजनगर के भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने इस बजट लोक कल्याणकारी बताते हुए इसकी सराहना की है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये खबर। राजनगर से प्रदेश भाजपा नेता एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि भारत अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। केंद्रीय बजट 2024-2025 एक दूरदर्शी और समावेशी बजट है, जो हमारे देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक कल्याण को नई दिशा देने का प्रयास करता है। इस बजट में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जो निश्चित रूप से हमारे राज्य और देश को विकास के नए आयामों पर ले जाएगा। गरीबों, वंचितों और युवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, विकास और स्वरोजगार के अधिक अवसर प्रदान किए गए हैं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगी। इसके साथ ही उद्योगों में महिलाओं, कामगारों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, जो हमारे समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करेगा। इनकम टैक्स में टैक्स स्लैब पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है, जिससे मध्य वर्ग को राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में किए गए प्रावधान सराहनीय है। इन क्षेत्रों में निवेश से न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक को विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाए और कोई भी पीछे न रह जाए। मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के इस प्रयास की सराहना करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। यह बजट हमारे देश के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा और हमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था।
रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी। कलवाही प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह के जमुई जिला स्थानांतरण होने पर कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कलवाही के वर्तमान वीडियो दयाशंकर मिश्र ने बताया कि 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद निवर्तमान वीडियो राकेश कुमार सिंह को पदोन्नति कर उन्हें जमुई जिला स्थानांतरित विभाग के द्वारा किया गया है। कलवाही प्रखंड मुख्यालय TPC भवन में कलवाही प्रखंड के मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा बीडीओ राकेश कुमार को पाक दुपट्टा माला देकर विदाई समारोह मनाया गया। कलवाही बीडीओ दयाशंकर मिश्र ने कहा कि कलवाही पूर्व बीडीओ राकेश कुमार सिंह का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद बिहार सरकार ने पदोन्नति पर उनका स्थानांतरण जमुई जिला में कर दिया है। कल वही नए बीडीओ दयाशंकर मिश्र ने कहा कि पूर्व बीडीओ राकेश कुमार सिंह अपने 3 वर्ष की कार्यकाल अवधि पूरे निष्ठा एवं ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता के साथ कलवाही में काम करके विदा लिए हैं। उन्होंने कहा कि इस 3 वर्ष में बीडीओ राकेश कुमार सिंह ने बहुत बेहतरीन ढंग से प्रखंड क्षेत्र का काम किया है, जिससे जिला में कलवाही प्रखंड का अंक स्तर बढ़ा एवं बेहतर हुआ। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास परियोजना, कार्यालय एवं कर्मी का काम करने के तरीकों में सुधार लाया है। कलवाही प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि, आमजन एवं गरीब गुरबा का दिल जीत लिया था।
उनके अच्छे काम से सभी खुश एवं प्रसन्न दिख रहे थे। कलवाई प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह ने कहा कि राकेश कुमार सिंह के काम को देखकर सभी विभाग के कर्मी अपने काम में चुस्ती एवं फुर्ती लाकर सभी काम अच्छे सलीके से कर रहे थे। जनप्रतिनिधियों एवं प्रखंड कर्मी ने बीडीओ राकेश कुमार सिंह के काम के लिए दिल से सलाम किया। कलवाही पूर्व बीडीओ राकेश कुमार सिंह ने कहा कि काम करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती, समय की पाबंदी होते हुए भी काम करने वाले अपना काम कर जाते हैं। उन्होंने स्कूल, स्वास्थ्य एवं सभी विभाग पर इस 3 साल के कार्यकाल की अवधि की दौरान कड़ी नजर रखी है। उन्होंने कहा कि काम करने का अपना एक अलग तजुर्बा एवं अपना तरीका होता है, जिसमें राकेश कुमार सिंह सफल रहे। उन्होंने कोरोना काल जैसी भयावह स्थिति में कलवाई प्रखंड कार्यालय का कार्यभार संभाला था, जिसको उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से संभाला था। उसी दौरान उनके घर में भी कोरोना काल में कई घटना हो गई, लेकिन फिर भी वह हार नहीं माने और अपनी अकल एवं विद्वता के कारण सभी कामों को अच्छे ढंग से संभालते चले गए। उनके विदाई समारोह पर कलवाई प्रमुख महेश चंद्र उर्फ सज्जन सिंह, जिला परिषद सदस्य रेणु कुमारी, मुकेश कुमार सिंह, पूर्व प्रमुख जीवच यादव, पंचायत नरार पश्चिमी मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह, शिक्षक धर्मेंद्र कुमार, विष्णुदेव भंडारी सहित प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि एवं कर्मी मौजूद थे। आग्रह करेंगे हम जिला परिषद सदस्य जो कार्यकारिणी का पाठ डॉक्टर माला से करने हैं जिला परिषद ये मिथिला है सर, ये पाठ माला से मुखिया जी लोग से मेरा पहला ये राकेश सर के बारे में मैं कहना चाहूँगा जितना 7 दिनों का मेरा अनुभव रहा है, मैं भी देखता हूँ यहाँ से जहाँ भी मैं फील्ड में गया था, एक गुरुद्वारा गया हूँ, वहाँ से सर का मैं प्रशंसा ही सुना हूँ सर के बारे में मामलों में, जितना सर स्ट्रॉन्ग थे उतना तो शायद नहीं था। कलवाही लोग कभी बता रहे थे कि पिछले अधिक आप लोग किए और जो ये मिथिला के ये भूमि है, ज्ञान की भूमि है, क्रम की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ से बहुत कुछ सीखी जा सकती है। कल्चर का भी एक प्रदान हो सकता है। यदि भारत के कल्चर को यदि समझना होगा तो बिना मिथिला के कल्चर जुड़ा होगा। और भारत एक ऐसा देश है कि हर स्तर पर विविधता के बावजूद भी एकता है, चाहे भौगोलिक आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो। और उसमें जो हमको मिथिला के धरती से और विशेषकर जन प्रतिनिधियों से बहुत कुछ सीखने का मिला। कैसे किसी को वो मैंने सत्कार करे, क्या संस्कार मैंने रहना चाहिए, कम्युनिकेशन को कैसा रहना चाहिए। और इस धरती पर और इस क्षेत्र में हमको सबसे अच्छा लगा मैंने शांति, क्योंकि सभी लोग यदि शांति चाहते हैं, यदि विकास चाहते हैं, और यदि 3 साल के यदि अवधि में हमको सभी लोग हर स्तर से स्तर हो, यदि व्यक्तिगत यदि स्तर हो, व्यक्तिगत स्तर में मैंने लगभग प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधि, प्रखंड के पदाधिकारी और कर्मचारी, पूर्व में जखन हम प्रमुख बनलहुँ तकर बाद ई स्थिति ब्लॉक के रहे जे हमरा अपना विश्वास है कि राकेश बाबू छोड़ कर दोसर कोई कार्यपालक के रूप में अब तक
अपन वीडियो के रूप में जो कार्यक्रम से सब हम लोग यहाँ आए हुए हैं। राकेश बाबू से जब ये आए राकेश बाबू तब से हम लोग करीब करीब प्रमुख जी और हम लोग 3-4 आदमी मुखिया जी के टीम के साथ बराबर इस ब्लॉक के विकास के लिए बातचीत कर रहे थे। वर्तमान में जब वो आए उस समय का जो परिस्थिति था इस ब्लॉक का, उस परिस्थिति को संभाल के ब्लॉक को जिस ढंग से हर विभाग में आगे ले गए, इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो इस ब्लॉक को बहुत मामले में पीछे था और मैं अनुभव किया हूं कि सर का कागज का भी ज्ञान था, बहुत ही अच्छा। मेरे ब्लॉक का प्रमुख जी भी जो है पूर्व प्रमुख जी हैं, ये लोग भी बहुत जानकार हैं। उनकी पंचायत का भी डील बहुत दिन से किए हुए हैं, प्रमुख का भी डील बहुत दिन से किए हुए हैं। दोनों का तालमेल अच्छा था। जो कहीं अगर प्रमुख जी के प्रतिनिधि के तरफ से कोई त्रुटि था, ये देखते थे जो नहीं यहाँ ये पूर्ण कीजिए, या अगर इनसे कहीं मिस हो रहा है ये लोग याद पाते थे जो शायद ये सही होगा। ये इनमें खासियत था जो मेरे ब्लॉक का काम रुके नहीं, चाहे जैसे हो, मुखिया जी का जहां तक साथ देना हो और कर्मचारी से भी जिगर के भी काम लेना जानते थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 35 और वार्ड नंबर 36 में गोवा पोखर मकुन राय के समीप कुआं व महादेव मंदिर स्थित कुआं का जीर्णोद्धार किया गया। वहीं इसका उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने किया। मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 35 और वार्ड नंबर 36 के बीच गोवा पोखर मकुन राय कुआं एवं महादेव मंदिर स्थित कुआं का लाखों की लागत से जीर्णोद्धार किया गया, जिसका उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय के द्वारा किया गया। कुआं के चालू होने से इस इलाके में जल संकट की समस्या से अब लोगों को निजात मिलेगी। गौरतलब है कि बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली योजना के तहत मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में मृत प्राय सभी कुएं का जीर्णोद्धार द्वारा किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में भूजल स्तर में जो गिरावट आ रही है उसे लोगों को निजात मिल जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुएं शुरू होने से जल संकट में समस्या में कमी आएगी। हाँ, मेयर साहब के फोटो सहित पूरा फोटो मेयर साहब क्या बच्चा की बैठे जाओ। आई के सहित फोटो आप आई के ग्रुप पर डाल देंगे। सब फोटो कर जाओ। पिछले वर्ष जब हम चुनाव के समय में चुनाव लड़ रहे थे तो हमारा टैंकर के द्वारा पानी का समाधान एक एक जनता के बीच देने का प्रयास किए। इस बार जब हम अपने मतदाता मालिक के आशीर्वाद से मेयर के कुर्सी पर बैठ गए तो आज के डेट में 74 सबमर्सिबल गड़ चुका है और 225 गड़ेगा 74 बांट करके, यानी 1,75,1 और सबमर्सिबल हर हाल में 1 से 45 वार्ड में लगाएंगे ताकि हमारा जनता हमारे टैंकर के पीछे न रहे, हमारा टैंकर का इंतजार न करे। ये दिन दूर नहीं, इस वर्ष जो हुआ अगले हमारे पूर्वज के लोग आज जहाँ भी होंगे अपने आप को धन समझते होंगे कि नहीं आज हमारा नया जन्म हुआ है। बहुत दिन से ये कुआं गटाल खाते में कूड़ादान में फंसा हुआ था, आज उनका जन उद्धार हुआ है। ये कहीं न कहीं मनाना पड़ता था
बंसल का जो बना हुआ है उद्धारवाद हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत अपने आप को गौरवान्वित समस्याएं आती, इसमें ये भी जल जो स्थिति है, जल की जो समस्या है उसको लेकर के समस्या आती है। ऐसे में कुआं का उद्घाटन करना किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसमें हम इस तरह से देखते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज काम करते हैं वो कहीं न कहीं हमारे भविष्य को देखते हुए काम करते हैं, मगर उसमें हम लोगों को उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वज ने कुआं खोदा, मगर उसका जब तक संरक्षण नहीं होगा, साफ सफाई नहीं होगा, लगातार पेंटिंग नहीं होगा तो कहीं कामयाब नहीं रहेगा। इसी कारण उसका जल जीवन हरियाली के तहत इसको हम लोगों ने यह जीर्णोद्धार करवाया है और इससे पानी का समस्या आसपास के जितने भी चापाकल है उनको एक नई जान मिलेगी। बीच में हमारा मोहल्ला के रहवाला और मेयर जी, ये सबसे बड़ा चीज है कि हमारा मोहल्ला से और हमर मेयर जी के द्वारा आई ये रुक्नेश्वर नाथ महादेव मंदिर के प्रांगण के जे कुआं छले ओकर पुनः निर्माण ओकर बुझियो माने जीर्णोद्धार और प्लस जैसे से ऐ के पुनरावृत्ति केनाई, ये सबसे बड़ा खुशी के बात है। ये हमारा सब के एक झलक है हमारा मोहल्ला में रुक्नेश्वर नाथ महादेव मंदिर के, और आगे उम्मीद करूँ और हम सब उम्मीद करे छी कि हमारे जो मेयर साहब छथि तिनका नजर रहते हमारा सब के मंदिर पर, और मंदिर के विशेष रूप में देख कर जे अदर जगह के मंदिर के हिनका द्वारा जैसे से कयल गेल छै, हमरो सबके मांग है और उम्मीद है, मांग के संगे उम्मीद है कि हमारा सबक मोहल्ला के जो मंदिर है मंदिर के जैसे से उद्धार सेहो कऽ देथिन, हिनके कर कमल के द्वारा हेतै। हम आशा और उम्मीद करे छी जे अपने द्वारा ई बात के कनी एक बेर देख कर मंदिर के जैसे से एक बेर अपने देख लियो जे बहुत दिन से लटकल है ई पूर्ण भ जाए। हमारा सबके यह आशा और विश्वास के साथ अपने के हम स्वागत करे छी और आगमन करे छी और निवेदन करे छी कि अपने जैसे से आई के जो कार्यक्रम है तकर उद्घाटन कुआं के उद्घाटन जे अपने के कर कमल के द्वारा कयल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर बेनीपट्टी पीएचसी परिसर में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रतियां जलाकर रोषपूर्ण नारेबाजी की। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित पीएचसी परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों ने बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर विभागीय आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध जताया और आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। साथ ही इन स्वास्थ्य कर्मियों ने पीएचसी परिसर में धरना पर बैठकर समान काम के बदले समान वेतन लागू, सुविधा दो, हमारी मांगे पूरी करो, हिटलर शाही नहीं चलेगी, अफसर शाही नहीं चलेगी आदि नारेबाजी की। स्वास्थ्य कर्मियों ने 4 माह से लंबित वेतन का भुगतान अविलंब करने, सीएचओ कैडर बनाकर नियमित करते हुए बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने, एफआरएएस जैसा अव्यवहारिक व अविवेकनपूर्ण आदेश वापस लेने, स्वास्थ्य उप केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं यथा बिजली, पानी, शौचालय के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने आदि की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक फिक्स अटेंडेंस बनाने को लेकर आदेश पारित किया गया है, जबकि अब तक स्वास्थ्य कर्मियों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका है। बता दें कि बीते सोमवार से अपनी 10 सूत्री मांगों के समर्थन में सभी एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी कार्यों का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इन स्वास्थ्य कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने से प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मौके पर सीएचओ दयानंद प्रसाद शाह, जीएएन
जीएनएम विनय सिंह, जीएनएम देवेंद्र शर्मा, सीएचओ जितेंद्र, कंचन कुमारी व जीएनएम रिंकपाल समेत अन्य लोग भी मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार नीति। क्या मांग है, क्यों धरना पे बैठे हो? हम लोग एनएचएम कर्मी हैं, सीएचओ जीएनएम एनएम सब है। हम लोग का एफआरएस पे अटेंडेंस बनाने को लेकर कहा गया है 9 से 5 बजे तक, जबकि सिर्फ संविदा कर्मी के लिए ही कहा गया है। इस स्वास्थ्य विभाग में नियमित कर्मी संविदा कर्मी दोनों है, नियमित के लिए ये चीज़ नहीं है, सिर्फ संविदा कर्मी के लिए रूल बनाया गया है। हम लोग का सेंटर पे मूलभूत सुविधा अभी तक जैसे बिजली, पानी, अनइंटरप्टेड बिजली जो है सो होना चाहिए। पानी आरओ साफ पानी पीने का नहीं है, टॉयलेट का दिक्कत है, बहुत सारा मूलभूत सुविधा तक अभी तक नहीं है। और हम लोग को 9 से 5 बजे तक बैठने के लिए बोला गया है। महिला कर्मी के लिए सुरक्षा का अभाव है। गांव में हम लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर जाने के लिए जैसे साधन नहीं मिल पाता है, जाने में कभी लेट हो जाता है, आने में लेट हो जाता है। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सब मांगे हैं। हम सब सीएचओ को अभी तक कैडर नहीं बनाया गया, नियमितीकरण का हम लोग का कोई अभी तक अंधकार की तरफ हम लोग को रखा जा रहा है। हम लोग का वेतन जो है, नियमित कर्मी का वेतन हमसे कहीं 2 गुना 3 गुना ज्यादा, हम लोग को वेतन कम मिलता है, काम हम लोग उतना ही करते हैं। ये भेदभाव है हम लोग के साथ, दोहरी नीति हम लोग के साथ की जा रही है। इसलिए बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पे हम लोग जो है सो क्रमशः जो है सो निर्देशानुसार 22 जुलाई से हम लोग जो है अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे चल रहे हैं। आज हमने राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के इस आदेश, दोहरी नीति के आदेश को हम लोगों ने जलाया है और ये हम लोग सरकार से मांग रखते हैं कि हम लोग की समस्या को सुनी जाए। हम सभी एनएचएम कर्मी का शोषण बंद किया जाए, सभी को परमानेंट किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद। आपका परिचय? मेरा नाम दयानंद प्रसाद शाह, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के नगवास पंचायत के करही गांव स्थित डाक घर शाखा परिसर में डाक निरीक्षक मृत्युंजय कुमार की अध्यक्षता में डाक चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को डाक विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बेनीपट्टी प्रखंड के नगवास पंचायत के करही गांव स्थित डाकघर शाखा परिसर में मंगलवार को डाक निरीक्षक मृत्युंजय कुमार की अध्यक्षता में डाक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों को भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभ लेने की अपील की गई। इस दौरान डाक निरीक्षक ने सुकन्या समृद्धि योजना, आरडी खाता, बचत खाता एवं डाक जीवन बीमा समेत अन्य योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि ये सभी योजनाएं आमजनों के बेहतरी के लिए संचालित किए गए हैं और डाक विभाग के द्वारा इसे जन जन से जोड़े जाने का लक्ष्य है। इसी को देखते हुए आमजनों में जागरूकता लाने के लिए इस डाक चौपाल का आयोजन कर लोगों से योजनाओं से जुड़ने का आग्रह किया जा रहा है। मौके पर डाक कर्मचारी रमेश प्रसाद सिंह, मुकेश कुमार, सज्जन कर्ण, ललिंद्र सिंह, वकील मेहता, राम सिंह व भरत सिंह समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीएम ने जिले में रोपनी की स्थिति, नहरों में सिंचाई, नलकूप, उर्वरक की उपलब्धता समेत विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने जिले में रोपनी की स्थिति, नहरों से सिंचाई, नलकूप, उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिया कि पटवन हेतु नहरों के अंतिम छोर तक लगातार पानी पहुंचे। इसको लेकर नहर प्रमंडल के सभी पदाधिकारी प्रतिदिन क्षेत्र में जाकर नहरों में रही जलापूर्ति पर नजर रखें, किसानों से मिलकर पटवन की स्थिति जाने। उन्होंने कार्यपालक अभियंता नलकूप को निर्देश दिया कि बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र मरम्मती कर चालू करवाना सुनिश्चित करे। कहा कि सिंचाई के लिए सुदूर खेतों तक तेजी के साथ विद्युत संबद्धता प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि जिले में जिन इच्छुक किसानों के खेतों में बिजली का खंभा उपलब्ध है, वहां 100% इच्छुक किसानों को जल्द से जल्द विद्युत संबद्धता प्रदान करे।
साथ ही उन्होंने जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कृषि फीडर से निर्बाध बिजली प्रतिदिन उपलब्ध करवाने को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। नलकूपों की मरम्मती और नवनिर्माण में गति लाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। कहा कि बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र चालू करवाना सुनिश्चित करवाएं। विशेषकर विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूप को शीघ्र ठीक करवाकर चालू करवाएं। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसान डीएपी की जगह पर मिक्सचर का उपयोग कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उर्वरक की उपलब्धता एवं बिक्री पर सतत निगरानी रखे। किसी भी स्थिति में उर्वरकों की कालाबाजारी की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।